Our today's topic is Gauss theorem. So far we have already discussed the calculation of flux linked with any particular surface area or a closed surface area. हमको मालूम है कि फ्लक्स का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं. किसी सरफेस एरिया के साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होती हैं या उससे पास होती हैं तो जस्ट उन लाइनों का काउंटिंग, उसका नंबर कि कितनी लाइनें पास हो रही हैं या उसके थ्रू जा रही हैं, उससे लिंक हो रही हैं, उसी की काउंटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है. और उसके लिए हमने कैलकुलेशन क्या बनाया है? ADS cos थीटा. सो फॉर एनी सरफेस फ्लक्स लिंक्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? EDS cos थीटा. ठीक है ना. और अगर हमारा सरफेस एक सरफेस वाला नहीं है तो उसको हम अलग अलग सरफेस में डिवाइड करते हैं और ऐसी सरफेस बनाते हैं जहां हमको E और थीटा की सिमेट्री मिल जाए. E एक जैसा हो, थीटा एक जैसा हो, तो ऐसे सरफेस का कैलकुलेशन एक साथ करेंगे. ठीक है. और जहां थीटा दूसरी तरह का होगा तो उस सरफेस का कैलकुलेशन अलग तरीके से करेंगे, है ना. तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलस इंटीग्रेट कर देंगे. छोटे छोटे EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, छोटे छोटे फ्लक्स निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा. ये कैलकुलेशन फ्लक्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं. समझ आया? फिर हमने देखा कि अगर हम किसी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पर कोई क्लोज सरफेस रख दिया जाए. क्लोज सरफेस किसको बोलते हैं? विच इज़ क्लोज फ्रॉम ऑल साइड. और इसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? डब्बा. और उसके अंदर बल्ब जलाएं तो बल्ब की रोशनी बाहर नहीं आनी चाहिए, तो वो सरफेस कैसी मानी जाएगी? प्योरली क्लोज सरफेस. लेकिन अगर कहीं भी पंचर है छोटा सा और थोड़ा बहुत भी लाइट बाहर आ गया तो हम बोलेंगे कि कुछ फ्लक्स वेस्ट हो गया, बाहर चला गया. वो फ्लक्स जो बाहर निकला, जो लाइट बाहर निकली, वो सरफेस के साथ लिंक नहीं हुई, तो हमारे फ्लक्स का कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, है ना. तो एक क्लोज सरफेस कैसा सरफेस होता है? विच इज़ क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स. ठीक है. बल्ब की रोशनी बाहर नहीं निकलनी चाहिए. तो किसी क्लोज सरफेस के लिए अगर हमको फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है जो कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके लिए कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? बस यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्लोज इंटीग्रल लगा देते हैं और उसके अलग अलग सरफेस को टुकड़े कर करके E और थीटा की सिमेट्री देख के उसको एड अप कर लेते हैं. ये सारी चीज़ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सो मेरे पास फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला है अभी तक, ठीक है, जो मैं जानता हूँ, और वो है EDS cos थीटा या EA cos थीटा या E इंटू ए, जो भी आप बोलो. छोटे छोटे लेके करोगे तो EDS cos थीटा और बड़ा सरफेस इकट्ठा लेके कर रहे हो तो E इंटू ए, एक ही चीज़ है. ठीक है. फ्लक्स निकालने के लिए गॉस ने भी एक तरीका बताया. ठीक है ना. कार्ल फ्रेडरिच गॉस इनका पूरा नाम है. कार्ल KARL कार्ल फ्रेडरिच गॉस. ठीक है. तो इनको KF गॉस भी कहते हैं शॉर्टकट में. पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिच गॉस है. ठीक है. ओके. उन्होंने भी फ्लक्स निकालने का तरीका बताया, लेकिन उन्होंने फ्लक्स निकालने का तरीका सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए बताया. कैसी बॉडी के लिए? क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज बॉडी के लिए फ्लक्स निकालने का एक दूसरा तरीका बताया. एक तरीका तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं. एक तरीका गॉस ने बताया जो इससे ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा आसान है और ज़्यादा सहूलत भरा है, और उसमें काम करना आपको ज़्यादा पसंद आएगा आगे चल के. ठीक है. गॉस का कहना ये था कि कहीं भी हम एक इलेक्ट्रिकल चार्ज रखें तो चार्ज चारों तरफ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, सब जानते हैं बनाता है ना. अगर मैं उस चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसको मैं किसी ऐसे सरफेस से इनक्लोज कर दूं कि वो चार्ज सरफेस के अंदर आ जाए, यानी वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज. पूरे तरफ से उसको ढक दो चार्ज को, चार्ज अंदर पर चला जाए और बाहर से पूरी सरफेस आ जाए. वो सरफेस में भी रेगुलर शेप की हो सकती है, इरेगुलर शेप की हो सकती है. रेगुलर शेप की बात हम करें तो सरफेस स्फेरिकल हो सकता है, फुटबॉल जैसे, है ना, या सिलेंडर जैसा हो सकता है. रेगुलर शेप, सिलेंडर भी तो क्लोज रहता है ना चारों तरफ से, है ना, या क्यूबॉइड, ये डब्बे, ये सब आपके रेगुलर शेप हैं. इरेगुलर शेप कोई भी हो सकता है, किसी भी डिज़ाइन शेप का. तो गॉस ने बोला कि एक चार्ज है और हर चार्ज सोर्स की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. ओके. तो एक चार्ज चारों तरफ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है. अगर मैं उस चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दूं, ठीक है, कैसे देखना. सपोज ये दिस इज ए सोर्स चार्ज Q, है ना.
ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और इसको मैं कहाँ पैक कर दूँ, एक डब्बे के अंदर। वो डब्बा रेगुलर शेप का भी हो सकता है, इर्रेगुलर शेप का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर ऐसे ही डिज़ाइन बना दूँ, ऐसे 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 कैसे भी डिज़ाइन बना दूँ, दिस इज़ ए प्योरली क्लोज सरफेस। समझ आ रहा है? ये इधर से क्लोज है, ऐसे क्लोज है, फुटबॉल जैसे शेप रेगुलर इरेगुलर वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझ आया? सपोज दिस इज़ ए क्लोज सरफेस और ये क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, ऐसे चारों तरफ ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो गॉस का कहना ये है कि कितना फ्लक्स लिंक होगा, इससे कितनी लाइनें निकल रही हैं, निकलती तो इन्फिनिटी है ना। ये हम एक पार्ट इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इससे जितनी लाइनें निकलेंगी और इस सरफेस को टच करेंगी, जैसे अगर मैं फुटबॉल के सेंटर में एक बल्ब जलाऊं तो बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो फुटबॉल के सरफेस को अंदर अंदर कितनी जगह पर टच करेगी, हर जगह पर। ठीक है, कितने एंगल पर पूछूंगा तो क्या बोलोगे, 4 पाई। लेकिन मैं पूछूंगा क्या ठो लाइन टच करेंगी, वो काउंटिंग हो रही है अब लाइन की, है ना। तो जितनी लाइनें इसमें टच करेंगी, एक चार्ज से निकलने वाली लाइनें जो 4 पाई के एंगल पे निकलती हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे, तो सारी जाकर के सरफेस को टच करेंगी। जितनी लाइनें टच होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स लिंक हुआ, गॉस ने बोला देखो जितना चार्ज अंदर है, दिस इज द सोर्स चार्ज, इसका 1/ε0 टाइम्स कर दीजिए, आ गया नंबर ऑफ फ्लक्स। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स। और इसमें कोई ऐतराज नहीं कर सकता, है ना। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आप काउंट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिखते नहीं है, कहाँ से काउंट करोगे, है ना, इट इज़ इमेजिनरी। सो जो भी सोर्स चार्ज है, जिसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के क्लोज सरफेस को टच हो रही हैं, लिंक हो रही हैं, तो कितनी लाइनें लिंक हो रही हैं, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, वी विल सिंपली 1/ε0 टाइम कीजिए सोर्स चार्ज का, उतनी लाइनें निकल रही हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 8.85 10⁻⁻12। बड़ा नंबर मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो -12 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻+12। अब ये बड़ा नंबर हो गया, है ना, अरब खरब शायद पार हो जाते हैं इतने में। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी बनती है। एक छोटे से पॉइंट चार्ज से कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं, इतना सारा फ्लक्स लिंक होता है एक क्लोज सरफेस में। ठीक है, एंड दिस बिकम ए वेरी प्रोमिनेंट रूल एंड वी विल कॉल इट गॉस थ्योरम, गॉस रूल और गॉस लॉ। ठीक है, तो इसको हम 1-2 लाइन में नोट कर लेते हैं और इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये क्या बताता है, total flux linked with a closed surface is total flux linked with a closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface. Total flux linked with a closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed by the same surface, और that surface, this surface कुछ भी कर लीजिए, that surface कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो आंसर है वो क्लोज सरफेस अपने अंदर में जितना चार्ज कैरी करता होगा उसी चार्ज का क्या करना है, 1/ε0 टाइम निकाल दीजिए, जो नंबर बना उतने फ्लक्स लिंक हुए। ठीक है, इससे पहले, अच्छा ये पहले हम नोट कर लेते हैं, ये किसका कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का, और ये क्या चीज़ है, जस्ट सोर्स चार्ज अपॉन ε0 टाइम्स। ये हो गया 1/ε0 टाइम्स, हो गया। यूनिट इसकी वही रहेगी, क्या बनाया था हमने यूनिट फ्लक्स का, भूल गए, फ्लक्स का यूनिट बनाया था ना हमने, क्या बनाया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ, उसको ये देख के आप कंफ्यूज मत होइए, है ना, क्योंकि इसकी भी तो यूनिट है, दिस इज परमिटिविटी, और ये चार्ज, तो जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसको आप याद रखिए ना यूनिट को, इससे कंफ्यूज नहीं रहिएगा। ठीक है, ओके। फ्लक्स का कैलकुलेशन ऑलरेडी हमारे पास था,
क्या ये ऑलरेडी हम करते आ रहे थे क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि गॉस सिर्फ किसके बारे में बात करता है, हाँ, अगर सरफेस ओपन हो गई तो सम ऑफ द फ्लक्स वेयर लीव आउट फ्रॉम द सरफेस, और वो फ्लक्स अगर बाहर चले गए तो वो उस सरफेस के साथ लिंक नहीं होंगे, तो आपका कैलकुलेशन सही नहीं आएगा। टोटल फ्लक्स 100% लिंक होना चाहिए सरफेस के साथ, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। अगर कहीं भी पंचर हुआ और लाइट बाहर निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर चली गई, तो फिर ये फॉर्मूला वहाँ वैलिड नहीं होगा। ये प्योरली किसके लिए बनाया गया है, क्लोज सरफेस के लिए। सो हमारे पास ऑलरेडी क्लोज सरफेस के लिए फॉर्मूला था, हमने दोनों को मिक्सअप कर लिया। फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस, ऐसे लिख लेते हैं एक बार वेक्टर में, एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर में ऐसे लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो आप जान ही रहे हो, ADS cos थीटा। सो दिस इज अनदर रिजल्ट ऑफ गॉस थ्योरम, जो हम आगे एप्लीकेशन में जगह यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। ठीक है, इसमें कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही हैं, दो, 1 2 3 4, 4 क्वांटिटी। 4 में से कोई भी 3 हमको पता रहेंगी, एक हम निकाल लेंगे, और ये हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए, दैट इज़ E। ये हम निकाल लेंगे, बाकी सारी चीज़ उधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो ये है आपका बस 1-2 लाइन का गॉस थ्योरम, इसमें और कुछ नहीं रखा। तो ये सिर्फ क्या बताता है, एक क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज मौजूद रहता है उसी चार्ज का 1/ε0 टाइम कीजिए, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ जहाँ सरफेस को अंदर टच करती होंगी उसकी काउंटिंग मिल जाएगी। फ्लक्स उसी को बोलते हैं ना। ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी गॉस थ्योरम के साथ बहुत सारी धारणाएँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इसके साथ जुड़े हैं, बहुत सारी हिस्ट्री इसके साथ जुड़ी है, जो मैं 1-2 करके 2-4 पॉइंट आपको बताता हूँ, आपको क्लियर करने हैं कि गॉस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम वो चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया जी, तो ये मैं मिटाता हूँ, 1-2 करके हम लोग पॉइंट कुछ डिस्कस करते हैं। हाँ, अच्छा, उससे पहले कि हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करें, सबसे पहले 1-2 चीज़ें और समझिए ना। हाँ, इसी में पहले 1-2 पॉइंट समझ लीजिए। देखिए, क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा चार्ज काउंट किया जाएगा। कोई चार्ज अगर क्लोज सरफेस के बाहर है तो फिर हम उसको काउंट नहीं करते। तो चलिए पहले एक एक करके वो सारे पॉइंट्स ही हम डिस्कस करते हैं, उसी में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी 1 by 1। तो ये मैं ओके, important points related to Gauss theorem. Number 1, it is true for only closed surface. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, Gauss theorem is only valid for क्लोज थ्योरम, क्लोज सरफेस। अगर सरफेस कहीं से खुल गया और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई, तो वो फील्ड लाइन फिर सरफेस के साथ टच नहीं होंगी, तो फिर आपके फ्लक्स का कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, आप उसको एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, यानी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये प्योरली किसके लिए वैलिड है, एक क्लोज सरफेस के लिए। तो हमेशा याद रखिए, गॉस थ्योरम जहाँ भी लगेगा और गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम जो जो चीज़ें निकालेंगे, वहाँ हमेशा एक सरफेस कैसी इमेजिन करनी पड़ेगी, क्लोज सरफेस। ठीक है, दूसरी चीज़, गॉस थ्योरम जब अप्लाई होता है तो क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज ही खाली कंसीडर किया जाता है। समझ आया, कौन सा चार्ज हमको लेना रहता है, यानी फ्लक्स बनेगा कौन से चार्ज की वजह से, जो क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज है। इनक्लोज मतलब कैद वाला चार्ज, जो क्लोज सरफेस के अंदर हो। अगर कोई चार्ज सरफेस के बाहर है तो उस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है या नहीं बनता, आंसर है बनता है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए, फ्लक्स का मतलब सीधा सा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकले और किसी सरफेस के साथ टच हो जाए, बस वो फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो कहीं भी चार्ज रखा हो, अंदर रखा हो या सरफेस के बाहर रखा हो, चार्ज है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और बनाएगा तो टच भी होंगी सरफेस के साथ। लेकिन बाहर रखा है, फ्लक्स बनाता है, टच होती हैं, लेकिन उसके फ्लक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। वो कैसे होता है इसको समझिए ना, दिस इज़ वेरी माइन्यूट थिंग जो आपको समझना चाहिए, बेसिक चीज़ है बहुत ना। तो इसमें हम पहले सेकंड पॉइंट ये ले लेते हैं
In Gauss theorem, only charge inside is considered. ठीक है। तीसरा, आउटसाइड चार्ज फ्लक्स बनाता है, आंसर है यस बनाता है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। चार्ज आउटसाइड मेक्स फ्लक्स but it's not effective. It's not effective. Total flux linked is due to only charge inside. ठीक है। फ्लक्स लिंक सिर्फ किसकी वजह से होता है? अंदर वाले चार्ज, इनक्लोज चार्ज की वजह से। इसको एक्चुअल में इनक्लोज चार्ज लिखना चाहिए, या आप ब्रैकेट में लिख लो इनक्लोज चार्ज। ठीक है। अब ये कैसे ना, देखिए इसको समझिए, दोनों चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। हम कोई भी एक क्लोज सरफेस ले सकते हैं, फुटबॉल को ही इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है। सपोज दिस इज ए स्फीयर लाइक ए फुटबॉल। ठीक है। मैंने एक चार्ज बाहर रखा, यहाँ पर एक चार्ज है, दिस इज एनी चार्ज, सपोज दिस इज +4 कूलम का चार्ज। ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, दिस इज -2 कूलम का चार्ज। यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, +3 कूलम का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना। यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, दिस इज +1 कूलम का चार्ज। ऐसा एक चार्ज, ऐसे बाहर में क्लोज सरफेस जो है, क्लोज बॉडी जो है, उसके बाहर में चार्जेस हैं। ठीक है। तो ये फ्लक्स बनाएंगे कि नहीं? आंसर है बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर चार्ज से बनती है। इससे फील्ड लाइन निकली, इस चार्ज से निकलेगी, इसमें जाएगी, ऐसे 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 जाएगी ना, प्लस चार्ज है तो निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इससे टच हुई कि नहीं हुई? हुई टच। ठीक है। लेकिन टच हुई होके कहाँ गई? ख़त्म तो होती नहीं, तो कहाँ जाती है? तो आंसर है, जब आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, ये ऐसे चली गई बाहर। थोड़ा सा प्रोड्यूस करके देखिए, नहीं आया समझ में? आ रहा है ना? थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये यहाँ से कहाँ गई? थोड़ा सा आप आगे इसको प्रोड्यूस कीजिए, ये आगे प्रोड्यूस हुई, ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, निकल गई। हाँ, टोटल कितना फ्लक्स लिंक हुआ? इफेक्टिव फ्लक्स देखिए, 1 2 3 लाइन्स आर इनकमिंग लाइन्स टचिंग फ्रॉम द सरफेस, टच कर रही हैं। ठीक है। ओके, 1 2 3 लाइन्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द सरफेस, बाहर निकल गई। तो 3 लाइन आई और 3 लाइन चली गई क्लोज सरफेस से बाहर। क्लोज सरफेस में 3 लाइन की एंट्री हुई और 3 लाइन एग्जिट हो गई, बाहर चली गई। इफेक्टिव फ्लक्स कितना बना? 0, कोई इफेक्ट नहीं रहा इसका। इफेक्ट कब बनता? जब लिंक होती और बाहर नहीं जाती। समझ आया? ओके। सिमिलरली ये निगेटिव वाला, निगेटिव में सारे कहाँ जाते हैं? अंदर, ऐसे अंदर गया होगा, ऐसे अंदर गया होगा, ऐसे अंदर गया होगा, ये निगेटिव में गया। तो ये तो कहीं से तो आई होंगी ना, जब आप इसको प्रोड्यूस करके देखोगे तो ये ऐसी आ रही हैं, ये एक दूसरे को काट नहीं रही है ना, क्योंकि ये प्लेन फिगर नहीं है, स्फीयर है, तो अंदर से जगह है बहुत ऐसे जाने के लिए। ठीक है ना? ओके। तो ये ऐसे अंदर गई होंगी, तब ना वहाँ से निकली होंगी। तो ये 3 लाइन एंटर हुई, 3 लाइन निकल गई बाहर। नेट इफेक्ट कितना हुआ? 0। तो ये हर बार होगा जितने चार्जेस बाहर हैं उससे, जितने वो फ्लक्स बना रहा है कि नहीं। देखिए 3 लाइन लिंक हुई, फ्लक्स बना, 3 लाइन बाहर चली गई, फ्लक्स निकल गया। तो नेट फ्लक्स कितना एसोसिएट हुआ? 0 हुआ। लेकिन फ्लक्स बना कि नहीं बना? बनता है। तो आउटसाइड चार्ज की वजह से फ्लक्स लिंक होता है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो बाहर भी चली जाती हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस ऐसे हो ये, और सिर्फ मैं इसके अंदर एक चार्ज रखूँ, +q -q कुछ भी। ठीक है। अब इस चार्ज को देखो, प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो इससे बाहर निकली लाइन चली गई बाहर, ये बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई, यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया। काउंट करो, ये वाली लाइन भी सरफेस में टच हुई, ये भी टच हुई, ये भी सब टच हुए।
4 पाई के डायरेक्शन में निकले, टच हुए। नंबर ऑफ लाइन आउट कमिंग फ्रॉम द सरफेस कितनी है? 1 2 3 4 5 जितने भी निकल रहे हैं। अब बताइए नंबर ऑफ लाइन गोइंग इनसाइड द सरफेस कितनी दिख रही है अंदर जाने वाली लाइन? अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसको प्रोड्यूस करो, क्यों? क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से पैदा होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से, उससे पहले वो लाइन नहीं होती। ये हमारा रूल है, समझ आ रहा है? तो आप इसको प्रोड्यूस करके पीछे नहीं ला सकते जैसे इसको हम प्रोड्यूस करके ले आ रहे थे, समझ आया? हाँ, यहाँ से बोलता है इसको प्रोड्यूस करके पीछे ले जाओ तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहीं से तो ओरिजिनेट होता है लाइन का, पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है ना? तो यहाँ से हमारे पास बेनिफिट क्या है? इसको हम पीछे प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि यहीं चार्ज रखा है। प्लस चार्ज से हमेशा लाइनें क्या होंगी? तो सिर्फ आपको यहाँ क्या दिखेंगी? बाहर निकलने वाली लाइन। अब अगर 10 लाइन बाहर निकलती, 10 लाइन अंदर भी आ जाती तो इफेक्ट कैंसिल हो जाता, लेकिन इसमें 10 की 10 लाइन क्या हो रही हैं? बाहर जा रही हैं, अंदर कोई नहीं आ रहा, इसलिए फ्लक्स लिंक हुआ कि नहीं हुआ, उसका टोटल 10 काउंट किया जाएगा। आया समझ में? वैसे ही अगर ये माइनस चार्ज होता तो सब के सब अंदर जाते और यहाँ जाके टर्मिनेट हो जाते माइनस में, क्योंकि माइनस से बाहर तो कोई लाइन बन नहीं सकती ना, तो सब माइनस में घुस जाते, ख़त्म। तो सब अंदर आने वाली लाइनें होती, बाहर जाने वाला कोई होता ही नहीं। अब आप उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। ये समझ आया? इसलिए नेट फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से बनता है? बोलिए। ओनली पॉजिटिव चार्ज की वजह से। निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव नहीं, निगेटिव भी होगा तो फ्लक्स बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव नहीं। किसकी वजह से फ्लक्स, किसकी वजह से बनता है? ओहो, बाहर वाले चार्ज की वजह से कि अंदर वाले चार्ज की वजह से? हाँ, इनक्लोज चार्ज की वजह से, जो अंदर होता है। वो अंदर चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, लेकिन अंदर होना चाहिए। ये समझ आया? नहीं आया? हाँ बोलिए, कोई संदेह है तो बताइए। कौन सा? कहाँ पे काउंट करें? ये वाली? हाँ, ये बाहर निकल गई, लिंक हुआ। नहीं नहीं, वो मैंने ये डायरेक्शन दिखाया है बेटिया, वो बाहर नहीं निकल रही है, वो अंदर ही है। लिंक हुआ ना, यहाँ पे देखो ना, ये टच हुआ, ये टच हुआ, ये कहाँ आने वाली? कोई ऐसे अंदर गई क्या? नहीं हुई, नहीं गई ना अंदर। समझ आया? आया या नहीं आया? आया। लेकिन ये फील्ड लाइन बाहर भी निकलती है ना, निकल रही कि नहीं? आपको सिर्फ क्लोज सरफेस से मतलब है, क्लोज सरफेस के अंदर कोई एंट्री हुआ क्या? ये तो सिर्फ बाहर ही निकल रही है ना। इनकमिंग दिखाओ तो उसको कैंसिल करें, दिखाओ कहाँ इनकमिंग हो रही है। ये कहाँ जा रही है? बोलिए। बाहर बाहर बाहर, ये तो सेम डायरेक्शन है। अगर कोई अंदर वाली भी होती तो इसको कैंसिल करती, ये तो बाहर वाली डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एंट्री हुई अंदर और ये बाहर चली गई, तो एक अंदर गया एक बाहर निकल गया, इफेक्ट कैंसिल। इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग समझ आ रहा है ना? इसमें सिर्फ क्या है? आउटगोइंग, इसलिए ये काउंट होगा। कोई इनकमिंग भी होता अगर तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है? तो सिर्फ कौन सा चार्ज इफेक्टिव होता है? जो इनक्लोज चार्ज होता है क्लोज सरफेस के अंदर, सिर्फ उसी की वजह से फ्लक्स बनता है। बाहर वाले की वजह से फ्लक्स बनता है लेकिन वो काउंटेबल नहीं होता, उसका इफेक्ट ज़ीरो रहता है, ठीक है? ये हो गया। आगे चल के हम लोग गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है? इसको नोट कीजिए। Gauss theorem will use with symmetrical surface, ठीक है ना? गॉस थ्योरम हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए, दैट विल बी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ गॉस थ्योरम। लेकिन उसके लिए हमारा बेसिक क्या रहेगा? सिमेट्री। किस चीज़ की सिमेट्री? गॉस थ्योरम हमेशा सिमेट्रिकल सरफेस की वजह से यूज़ हो पाता है, जिसको हम आगे गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो गॉस थ्योरम किसके साथ एसोसिएट रहेगा? हमेशा सिमेट्रिकल सरफेस। और सिमेट्री किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और थीटा की, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कराए हैं, ठीक है? सो गॉस थ्योरम विल यूज विथ सिमेट्रिकल सरफेस टू कैलकुलेट E at any point on surface, यही सिमेट्रिकल सरफेस, या एनी पॉइंट ही लिखे रहो बस, एनी पॉइंट।
ओके, दिस इज गॉस थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आया ना? अच्छा, और इसमें अगली चीज़ देखिए, सपोज कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक भी चार्ज ना हो, एक भी चार्ज ना हो, तो कितना फ्लक्स लिंक होगा? बोलिए, 0। क्यों? हाँ, चार्ज नहीं है। और दूसरी चीज़, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ये अगर 0 हो गया तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो फ्लक्स भी कितना आ गया? 0। फॉर्मूले से भी हम बता सकते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं जब चार्ज रहेगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तभी तो वो लिंक होगा। जब चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं रहेगा, तो लिंक क्या होगा? तो फ्लक्स क्या रहता है? 0। ठीक है ना? इफ नो चार्ज enclosed, then flux is equal to 0। ठीक है? ठीक है, ये पक्का? हाँ जी, अगला देखो। If there are two charges, two opposite, equal and opposite charges, if two equal and opposite charges are enclosed, then flux will become 0। ठीक है? नहीं है? कैसे? Suppose this is a closed surface, here I am putting a dipole। ये बीच की लाइन इमेजिनरी है, दो चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज हमने रखे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या होगा? इसकी वजह से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? ऐसे बाहर निकलेंगी। ये मैं मिटा दे रहा हूँ ना, डाइपोल वाला, ये सब बाहर निकली ऐसे, और इसकी वजह से हाँ ये इसमें गई, टर्मिनेट, ख़त्म 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 ख़त्म। तो इससे कितनी लाइनें बाहर निकली? 1 2 3 4 5। इसमें कितनी लाइनें अंदर गई? 5। नेट इफेक्ट कितना हो गया? क्योंकि 5 निकलने वाली हैं तो 5 एंटर होने वाली भी हैं, माइनस क्यू की वजह से। ये समझ आ रहा है? इसलिए इसकी वजह से नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा? 0। और वैसे भी दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, द नेट चार्जेस, क्योंकि हम अंदर का नेट चार्ज लेते हैं, टोटल चार्ज। वो आप मैंने जो डेफिनेशन लिखा है उसको अच्छे से पढ़िए। टोटल फ्लक्स लिंक विथ any closed surface is just equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the surface, total charge और net charge। समझ आया? तो एक सरफेस जितना चार्ज अपने अंदर इनक्लोज करेगा उसका टोटल लेना है आपको, वो भले टुकड़ों में मौजूद रहे यहाँ पर। तो सपोज अगर यहाँ पर आपका 2 माइक्रोकूलम है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2Q है, 3Q है, यहाँ पर माइनस Q है, यहाँ पर -6 या -3Q है, और यहाँ पर फिर से 2Q है। इतने सारे चार्जेस हैं। तो जब हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो Q कितना लेंगे? तो आंसर है जितना भी टोटल चार्ज है सबका क्या लेना है? टोटल चार्ज से स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर तरीके से जोड़ लीजिए। 2 + 2 4, 3 - 3 कैंसिल, खत्म, -1, 4 - 1, 4 - 1 + 3। तो जब आप फ्लक्स का कैलकुलेशन करोगे यहाँ क्या लिख दोगे? 3Q। टोटल चार्ज लिखना है आपको वहाँ पर फ्लक्स के कैलकुलेशन में। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये आप इसको भी पॉइंट बना लीजिए। इफ many charges are enclosed, then flux is equal to, क्या करना है? सारे चार्जेस को ऐड कर देना है, और उसको मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा देता हूँ ना, सब्मिशन ऑफ ऑल चार्जेस, n लिख देता हूँ, 1 से लेके n तक जितने भी चार्जेस होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये एप्सिलॉन। समझ आ रहा है? जितने भी 1 2 3 होंगे सबको जोड़ देंगे, टोटल चार्ज जो बनेगा, ये प्लस माइनस रूल लगेगा वहाँ अलजेब्रा का, उससे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे।
हो गया जी? ये कोई डाउट यहाँ तक कि नहीं है? नोट करो ये। एक छोटी सी चीज़ इसमें आप और नोट कर लीजिए, लिखिए गॉस थ्योरम फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी के आगे बना लो 8वां पॉइंट, गॉस थ्योरम फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ। गॉस थ्योरम फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, गॉस थ्योरम किसको ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ? एनीथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1/r स्क्वायर इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। जस्ट लाइक कूलम फोर्स इज डायरेक्टली ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स के फॉर्मूले में भी Q1 Q2/r स्क्वायर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी Q/r स्क्वायर आता है। तो दोनों क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, उसको ओबे करते हैं, उसी की वजह से उसका नियम चलता है। सिमिलरली गॉस थ्योरम का जो हमारे पास गॉस लॉ जो बना है, ये फॉर्मूला जो हमारे पास है ये वाला, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो सुंदर सा 3 क्वांटिटी का फॉर्मूला है 1 2 3, ये फॉर्मूला इस रूप में इसीलिए है क्योंकि गॉस थ्योरम किसको ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। या इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कूलम का इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इसी वजह से गॉस थ्योरम का ये रूप है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता तो गॉस थ्योरम का दूसरा ढांचा होता, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता। समझ आ रहा है? अभी ये सुंदर सा जो फॉर्मूला दिख रहा है ना छोटा सा, ये इस रूप में नहीं दिखता, किसी और रूप में दिखता, समवेयर आर वार कहीं दिखता रहता। आया समझ में? आर यानी डिस्टेंस। तो हमारे पास जो गॉस थ्योरम का अभी प्रेजेंट में फॉर्मूला है, वो प्रेजेंट वाला फॉर्मूला किसकी वजह से है? इसकी वजह से, क्योंकि गॉस थ्योरम किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो करता है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो फ्लक्स बनता है, इसलिए गॉस थ्योरम भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसी वजह से गॉस का ये फॉर्मूला है, अदरवाइज कोई और फॉर्मूला होता। और इसके लिए एक छोटा सा प्रूफ भी आपको करना है, और वो प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं फॉर गॉस थ्योरम। ये नोट करें, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, इसके लिए हम एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करेंगे। उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। तो यहाँ सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज़ ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, इट इज़ ए सरफेस विच इज़ इमेजिनरी प्योरली एंड वी कैन ड्रॉ इट एनीवेयर इन द स्पेस। कहीं पर भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कैसी सरफेस है? इमेजिनरी। कोई रियल सरफेस की हमको ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे उसको इमेजिनरी कहीं मान सकते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इस सरफेस के हर पॉइंट पर ई कैसा रहता है? सेम। समझ रहे हैं? सिमेट्रिकल। और हर जगह थीटा भी कैसा रहता है? ई और ए के बीच का सेम। तो एक ऐसी सरफेस, एक चार्ज के चारों तरफ क्लोज सरफेस, वो क्या कहलाती है? गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस देखिए। सपोज दिस इज ए चार्ज, मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ ना। दिस इज चार्ज क्यू, और यहाँ पर हम एक स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस। और इस सरफेस की खासियत ये है कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, हर डिस्टेंस क्या है? आर। ये दिस इज आर आर आर, हर डिस्टेंस सेम है। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आर डिस्टेंस पर, वो भी कैसा रहेगा? सेम। तो इसके हर पॉइंट पर, यहाँ 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 या किसी भी पॉइंट पर इस सरफेस के हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी। दिस इज़ वन सिमेट्री। ठीक है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है इस सरफेस की, गॉसियन सरफेस की। इस सरफेस को क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। दिस इज ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, ओके। इस सरफेस की खासियत क्या है? इसके हर पॉइंट पर ई कैसा रहता है? सेम। और थीटा देखो, अगर मैं ये छोटा सा सरफेस कंसीडर करूं, दिस स्मॉल सरफेस ds, तो इस पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो किसकी डायरेक्शन होगी?
एरिया वेक्टर की, और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है, दिस इज द एंगल थीटा, कितना 0 डिग्री, आ रहा है समझ। यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ दिस इज स्मॉल सरफेस ds एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस स्मॉल सरफेस पर अगर मैं 90 डिग्री बनाऊँ तो ये क्या देगा, एरिया वेक्टर, एंड दिस इज एंगल थीटा, अगेन 0। ये दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे फैला रहा हूँ ना, अदरवाइज दोनों तो एक ही लाइन में आ रही हैं, एरिया वेक्टर और ई को समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर बनाओ दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। थोड़ा सा नज़दीकी बनाना ना, नहीं तो फिर एंगल दिखने लग जाता है ये। ठीक है, दिस इज ई एंड थीटा इज 0 डिग्री। हर जगह दिख रहा है थीटा 0 होगा, हर जगह ई भी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर ई और थीटा सेम हो जाते हैं और वो चारों तरफ से क्लोज रहता है, उसके अंदर कुछ चार्ज इनक्लोज रहता है, ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस इज an imaginary surface closed surface, imaginary closed surface Gaussian surface is an imaginary closed surface at every point of which value of E and theta remain same। ठीक है, सेम को मैं लिख देता हूँ सिमेट्रिकल। सो दिस इज सिमेट्रिकल सरफेस, और ये प्योरली इमेजिनरी सरफेस है, कहीं पर भी हम किसी भी शेप का इमेजिन करके ड्रॉ कर सकते हैं। शर्त यह है कि क्लोज होना चाहिए और शर्त है कि ई और थीटा की सिमेट्री मिलनी चाहिए। अगर मैं एक सिमेट्री नहीं खोज पा रहा हूँ तो मैं उसको 2 सरफेस इमेजिन कर लूँगा, एक सरफेस में अलग ई और थीटा की सिमेट्री मिल जाए, दूसरे सरफेस में अलग मिल जाए। जैसे हम लोग क्लोज डब्बे के बारे में देख रहे थे, क्यूब के बारे में 2 सरफेस इमेजिन नहीं कर पाऊँगा, 3 सरफेस इमेजिन कर लूँगा। जैसे सिलेंडर के 2 फ्लैट सरफेस, यहाँ ई और थीटा अलग, यहाँ और थीटा अलग, लेकिन पूरे सरफेस पर सेम, इस पूरे सरफेस पर सेम, और कर्वेचर पर, कर्व सरफेस पर सेम। तो हम 2 नहीं सोच पाएंगे, 3 सोच लेंगे, 4 सोच लेंगे, 5 सोच लेंगे। तो ऐसे अलग अलग सरफेस इमेजिन कर लेंगे, वो सब सरफेस क्या कहलाएंगी, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ओके। अब हम आ रहे हैं प्रूफ पर। तो हमने ना एक चार्ज लिया, दिस इज सोर्स चार्ज Q, और इसके चारों तरफ हमने क्या इमेजिन किया, एक गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस के सेंटर में ये चार्ज Q हमने रखा। ठीक है ना, और गॉसियन सरफेस का शेप क्या है, स्फेरिकल। तो नोट कीजिए, कंसीडर a Gaussian surface in the shape of a sphere, with radius r, such that source charge Q lies at its center। सोर्स चार्ज कहाँ पे आ जाए, ऐसा सरफेस इमेजिन करना है कि सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कहाँ पर आ जाए, सेंटर पर आ जाए। ठीक है, अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से, दिस इज बेसिकली पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हम जानते हैं। नाउ E ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q कितना होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हाँ क्या बोले थे, 3/, अच्छा ठीक, ओके, हाँ के बोलो, 1/4 बोलो, कुछ भी चलो यही लिख देता हूँ मैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन r²।
ये बना, हो गया? हाँ जी। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा r डिस्टेंस दूर, हर जगह पूरी सरफेस पर डिस्टेंस तो सेम है, तो हर जगह यही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता होगा सेम क्वांटिटी का। अगर इतनी क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो कितना फ्लक्स लिंक होगा? पुराना फॉर्मूला, E आप जान रहे हो और हर सरफेस पर थीटा जान रहे हो, हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल, और हर जगह का E भी आप जान रहे हो, तो फ्लक्स कितना? E ds cos थीटा। तरीका क्या है? यहाँ पे छोटा सा सरफेस लीजिए ds, एरिया वेक्टर बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, दोनों के बीच के एंगल लीजिए, हमको पता है, ठीक है? तो हम यहाँ छोटे से सरफेस के लिए ds के लिए क्या निकाल लेंगे? छोटा सा फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है? d फाई। सिमिलरली यहाँ के लिए निकालेंगे d फाई, इस छोटे से ds के लिए d फाई, यहाँ के लिए d फाई, d फाई, d फाई, d फाई, d फाई, d फाई, पूरे के लिए, और सबको क्या करेंगे? इंटीग्रेट। समझ आ रहा है? सो देखना, therefore flux linked with very small area कितना होगा? d फाई। ठीक जा रहे हैं? बहुत छोटे से एरिया ds के लिए, एरिया आप ds लिख सकते हो, फ्लक्स लिंक्ड विथ वेरी स्मॉल एरिया ds, कितना फ्लक्स लिंक होगा? बोलिए। E ds cos थीटा, एंड हाउ मच इज थीटा? 0। तो इसको तो हम 0 पुट कर लेंगे। ओके, वी हैव फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना हमारे पास E की जगह रखने के लिए मटेरियल, तो हमने E की जगह यहाँ लिखता हूँ, यहाँ हम पुट कर रहे हैं, ओके, d फाई ना इज इक्वल टू, E की जगह क्या रख दूँ मैं? ओके, Q अपॉन r स्क्वायर। ये किसकी जगह रखे? E की जगह। अब साथ में क्या लिखना है? ds और cos 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है? cos 0 1 है ना दीपाली, 1 होता है ना? कितना होता है ना? 90 में 1 होता है। cos 0 साइन वैल्यू, अगर वैल्यू आप याद रखोगे तो cos ऑटोमेटिकली याद रहेगा। साइन 90, साइन 0 1, साइन 91 होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये आप लोग ऐसे गड़बड़ी करोगे, 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये चीज़। तो साइन 90 अगर 1 होता है तो cos 90 क्या होता होगा? 0, तो cos 0 1, ठीक है? ये ऐसे याद रखो, साइन 0 क्या होता है? 0, तो cos 0 क्या होता होगा? 1, ठीक है? सो इट बिकम 1। तो हमारे पास सिर्फ ये क्या बचता है? बस, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया। अब ये मेरे पास छोटा सा फ्लक्स आया, छोटे से एरिया ds के लिए, तो फॉर फुल फ्लक्स क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन, तो हमको क्या मिल जाएगा? फुल फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल थिंग, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds। और ये इंटीग्रेशन किसके लिए करना है? फॉर होल सरफेस, जो भी स्फीयर की सरफेस है, पूरी क्लोज सरफेस के लिए। तो ये सरफेस का निशान लगा दे रहे हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्लोज इंटीग्रल, कुछ भी निशान लगा सकते हो। मैं यहाँ पे सरफेस का लगा देता हूँ, ठीक है? अब इसमें से जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर चली जाएंगी। कौन कौन सा कांस्टेंट दिख रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन से पहले से है, Q भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होना है? हाँ जी। तो अब जरा मुझे आप बताइए, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर बाहर, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका? ds का। ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा? देखो, ये फुटबॉल है, एक छोटा सा एरिया ds करते करते पूरा फुटबॉल कैप्चर कर लिए, तो क्या बना? पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया। व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ सरफेस कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। यही होता है ना स्फीयर का सरफेस एरिया, पक्का? हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए, फुल फ्लक्स, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ठीक? ओके, ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ r स्क्वायर आता है गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करने पर, सरफेस का इंटीग्रेशन करने पर। अगर नीचे ये r स्क्वायर नहीं होता, ये इतनी सी चीज़ क्या है?
देखो याद करो किस चीज़ का फार्मूला है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर नहीं आता तो ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, और अगर कैंसिल नहीं होता जरा कैंसिल करके देखो क्या आता है, फिर बात करते हैं। 4 पाई गया, आर स्क्वायर गया, ऊपर में क्या बचा Q, और नीचे में क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। और ये क्या है, ये क्या है, नहीं ये क्या है, गॉस थ्योरम। ठीक है, दिस इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का जो इतना सुंदर सा रूप आया है वो किसकी वजह से आया है, ये आर स्क्वायर नीचे है इसलिए इसके साथ कट गया। अगर ये आर क्यूब होता, आर का पावर 4 होता या आर होता तो ये इसको कैंसिल नहीं करा पाता, कुछ ना कुछ आर यहाँ दिखता या यहाँ दिखता, चाहे नीचे आर आ जाता चाहे ऊपर आर आ जाता, कुछ ना कुछ होता, तो ये फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता क्वांटिटी में। सिर्फ ये 3 सिंबल का, 3 भी क्या बोले, एक तो नॉन क्वांटिटी है इसमें, ये एक ही अननोन है ये, और ये फ्लक्स निकालना है तो क्यू अननोन, और क्यू निकालना है तो फ्लक्स अननोन। ई तो हमेशा नोन रहता है, एप्सिलॉन ये वाला, समझ रहे हैं ना। तो ये इतना सुंदर सा जो फॉर्मेट आता है गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर, अपॉन में आर स्क्वायर आ रहा है। समझ रहे हैं ये चीज़ कि नहीं समझे, समझ गए ना। हाँ जी, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसमें आप एक लाइन लिखिए नीचे कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, ये वाला जो गॉस थ्योरम का फॉर्मेट है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इज ओनली ड्यू टू इनवर्स स्क्वायर लॉ भी लिख सकते हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे या फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम इज ओनली ड्यू टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं होता तो फिर ये रूप भी नहीं होता गॉस थ्योरम का। समझ आया। तो ये हमने क्या किया जी, गॉस थ्योरम का प्रूफ दिया, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का यूज़ करके, ये उसका प्रूफ है छोटा सा, कभी कभार ये आता है 4 नंबर 5 नंबर के लिए। ठीक हो गया, तो ये हमारा गॉस थ्योरम हो गया और फ्लक्स का कैलकुलेशन हो गया। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के 2 तरीके जान रहे हैं, एक तो ई डी एस कॉस थीटा और दूसरा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहले तरह का क्वेश्चन बनेगा, हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक ई डी एस कॉस थीटा, एक ये। तो ई डी एस कॉस थीटा से सिर्फ क्या निकलेगा, फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये बता दिया जाए कि भैया देखो एक क्लोज बॉडी है, उसमें इतना फ्लक्स लिंक हो रहा है, जो भी उसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स लिंक हो रहा है। आप बताओ कि उस क्लोज डब्बे के अंदर चार्ज कितना होगा। तो कठिन सवाल है कि इजी सवाल है, थोड़ा सा टफ है। फिर से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखो एक क्लोज सरफेस है, इस पूरी क्लोज सरफेस के साथ ना इतना फ्लक्स लिंक हो रहा है, 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 100 फ्लक्स लिंक हो रहा है। बताओ उस डब्बे के अंदर कितना चार्ज होगा। पता नहीं, नहीं कभी भी दिल से नहीं पूछना है कि कितना होगा कितना होगा कितना होगा। याद कीजिए फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। मैं आपको क्या बता दे रहा हूँ, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, ये नोन हो गया, ये तो यूनिवर्सल नोन क्वांटिटी है। बचाइए कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो अगर आपको ये पता है कि एक डब्बे के साथ, एक क्लोज सरफेस के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एप्सिलॉन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसके अंदर कितना चार्ज होगा, चार्ज की क्वांटिटी आ जाएगी। चार्ज देखने की जरूरत नहीं है, मेजर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वी विल कैलकुलेट इट, है ना। और अगर आपको चार्ज मालूम है कि एक डब्बे के अंदर इतना चार्ज है, तो आप क्या निकाल सकते हो, उसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा। समझ आया कैसे, चार्ज को एप्सिलॉन से डिवाइड करके निकाल लेंगे। आया ये समझ में। अब हमको 1-2 क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल के अच्छे से तगड़े से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी बेसिस पर, गॉस थ्योरम के बेसिस पर 1-2 न्यूमेरिकल बनाते हैं, बढ़िया सा एनसीईआरटी का, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन के 1-2 क्लास करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है।